सरकार के अध्यादेशों का दौर जारी। कैबिनेट ने MMDRA अध्यादेश को दी मंजूरी। मिनरल्स की नीलामी का रास्ता खुला। कैबिनेट ने 2G ऑक्शन के बेस प्राइस को भी मंजूरी दी। 900 मेगाहर्ट्ज के लिए 3,980 करोड़ का रिजर्व प्राइस तय। 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी साथ ही होगी। CNBC आवाज की खबर पर लगी मुहर। अरविंद पनगड़िया को चुना गया नीति आयोग का उपाध्यक्ष। विवेक डेब्रॉय और VK सारस्वत फुल टाइम सदस्य। इस बार बजट में आम टैक्स पेयर को हो सकती है निराशा। इनकम टैक्स में छूट बढ़ने की संभावना कम, लेकिन मेक इन इंडिया पर रहेगा जोर। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। विलफुल डिफॉल्टरों पर लग सकती है IPO FPO लाने की रोक। दूसरी लिस्टेड कंपनियों को भी नहीं कर पाएंगे कंट्रोल। सेबी ने जारी किया डिस्कशन पेपर। बाजार ने शुरुआती बढ़त गंवाई। ऊपरी स्तर से 225 पॉइंट फिसला। IT शेयरों ने बनाया दबाव। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ी। ब्रेंट क्रूड $55 के नीचे। MCX पर भी 3.5% से ज्यादा टूटा। कच्चे तेल की गिरावट ने अमेरिकी बाजारों को भी नीचे खींचा। डाउ 100 पॉइंट लुढ़का। और आमिर खान की PK ने तोड़ा हिंदी फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड। तीसरे हफ्ते में पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉप स्टोरीज। NPAs इसलिए हुए हैं क्योंकि एक तरफ तो बड़े सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो स्टॉल हो गए। अब दूसरी बात यह है कि हाँ, हकीकत में ऐसा हुआ है कि कुछ प्रमोटर थे जिन्होंने फ्रॉड किया है, गलत काम किया है, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। सरकार बैंकों का NPA घटाने पर कर रही है काम। खास बात में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, रुके हुए प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार। विलफुल डिफॉल्टरों पर भी होगी कार्रवाई। पूरे वर्ष में सरकारी धन का सदुपयोग की व्यवस्था हो और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। प्रधानमंत्री ने चाय पर अपने मंत्रियों को दी सरकारी पैसा ठीक से खर्च करने की नसीहत। बजट के लिए मांगे इनोवेटिव सुझाव। कहा, आम जनता की भी भागीदारी जरूरी। इस बार रेल बजट में लोक लुभावने ऐलानों पर नहीं होगा फोकस। रेलवे में निवेश बढ़ाने पर जोर देगी सरकार। एक और आवाज एक्सक्लूसिव। जापान की टेलीकॉम कंपनी NTT डोकोमो ने टाटा को आर्बिट्रेशन कोर्ट में खींचा। कहा, टाटा ने JV में 26.5% हिस्सा खरीदने का वादा तोड़ा। टाटा का आरोप स्वीकार। इंश्योरेंस पर अध्यादेश के बाद सेक्टर में FDI बढ़ाने का पहला प्रस्ताव। मैक्स बूपा में हिस्सेदारी 26 से बढ़ाकर 49% करना चाहती है बूपा। बढ़े हुए एक्साइज का बोझ ग्राहकों पर डालने लगी कार कंपनियां। होंडा ने 60,000 रुपए तक महंगी की कारें। जल्दी मारुति, टाटा, महिंद्रा और हुंडई भी करेंगे दाम में बढ़ोतरी। और कैबिनेट ने एक और अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सरकार ने माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में बदलाव पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के जरिए मिनरल के ऑक्शन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने 2G स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को भी मंजूरी दे दी है। फरवरी में होने वाली नीलामी के लिए 800, 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए रिजर्व कीमतों को मंजूरी दे दी गई है। और कैबिनेट के फैसलों की डिटेल देने के लिए हमारे साथ है आवाज की ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, MMDRA में बदलाव से जुड़े अध्यादेश में क्या खास है? देखिए, MMDRA एक्ट से जुड़े जो अध्यादेश को मंजूरी दी गई है उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोल ब्लॉक की तर्ज पर अब दूसरे जो मिनरल्स हैं, चाहे आयरन ओर हो, बॉक्साइड हो, उनकी भी नीलामी की जाएगी, उनका भी ऑक्शन किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त यहाँ पे पेनल्टी की व्यवस्था की गई है। तीसरी बात यह है कि जो मिनरल्स के लिए अप्लाई करते थे, आवेदक थे, उनकी एक समस्या होती थी कि राज्य सरकारों को पास लीज के लिए अब आवेदन दे रखा है लेकिन राज्य सरकारों ने मंजूरी नहीं दिया है। तो यहाँ पे अब ये व्यवस्था की गई है कि एक तय समय सीमा रखी जाएगी। उस तय समय सीमा में अगर राज्य सरकारें मंजूरी नहीं देती हैं, लीज के लिए लाइसेंस नहीं देती हैं, तो वो खुद ब खुद केंद्र सरकार के पास आ जाएंगी और केंद्र सरकार उसमें दखल देगी और जरूरी दिशा निर्देश दे सकती है। इसके अलावा कई सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि जो मिनरल्स का ऑक्शन हो उसका बेहतर तरीके से उसमें रिफॉर्म किया जाए और जिस इलाके में मिनरल का ऑक्शन हो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा और उसके एक रॉयल्टी का एक हिस्सा उसमें डाला जाएगा स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए। तो इन बदलावों के साथ सरकार MMDRA एक्ट को अध्यादेश के जरिए लागू करने का फैसला लिया है।
लक्ष्मण, MMDRA अध्यादेश पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ यहाँ हैं FIMI के सेक्रेटरी जनरल RK शर्मा। शर्मा जी, सरकार के ऑर्डिनेंस से इंडस्ट्री को किस तरह का फायदा हो सकता है? सरकार के ऑर्डिनेंस से मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री को कोई भी फायदा होगा, क्योंकि सरकार ने वो उन बातों को गौर ही नहीं किया है जो कि इंडस्ट्री को आज परेशान किए हुए हैं। और जो सरकार ऑक्शन रूट से समझती है कि इनकी सारा वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, देखिए जब तक गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगी, आप कुछ भी कर लीजिए, हर एक सिस्टम इज लायबल टू बी मिसयूज। और ऑक्शन यूज, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2G रेफरेंस में जो अपना डिसीजन दिया था, इट इज ए विनर्स कर्स। ऑक्शन रूट इज ऑल्सो ए विनर्स कर्स। तो जब तक सरकार का गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगी, अब तक जो भी इलीगल माइनिंग हुई है वो सरकार की गवर्नेंस की कमी के कारण हुई है। और जब तक सरकार की गवर्नेंस, जैसे आप देखिए कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी। लेकिन सर, गवर्नेंस इंप्रूव होने से क्या यहाँ पर आपका तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य यह कि जैसे कि कर्नाटक में हुआ, जहां से कि ये इलीगल माइनिंग शुरू हुई, जनार्दन रेड्डी मंत्री थे जो है कर्नाटक गवर्नमेंट में, येदियुरप्पा ने, उन्होंने आपने ओपनली बोला था कि मैं इलीगल माइनिंग करता हूं। और जब येदियुरप्पा ने वो जो ऑफिसर उनके जो अंडर काम करते उनको हटाया, तो उनकी सीट ही मुश्किल में आ गई। तो खुद येदियुरप्पा ने। शर्मा जी, आपके मुताबिक इस पूरे सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस अध्यादेश में क्या जोड़ा जाना चाहिए था, क्या तब्दीलियां लानी जानी चाहिए थी? इशू इन दिस कंट्री अब तक जो भी हुआ है वो गवर्नेंस मेन इशू रहा है। आप कोई भी सिस्टम अडॉप्ट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है अपने 2G डिसीजन में कि ऑक्शन रूट में भी जो विनर्स कर्स है, 2-3 आदमी जो है, बड़े बड़े आदमी की कार्टेल बना दिया, एक डिपॉजिट ले लिया, पैसे बनाने के लिए एकदम उनको जो है सेलेक्टिव माइनिंग करी, जो कुछ बचा वो बेकार हो गया। और कोई भी डिपॉजिट इस कंट्री में क्या वर्ल्ड में फुल्ली एक्सप्लोर नहीं होता है। एक्सप्लोरेशन से ही आपको मालूम पड़ता है कि कितने रिसोर्सेज हैं। और कुछ ही टाइम में आप ये नहीं मालूम कर सकते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर डिपॉजिट में रिसोर्सेज। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गोवा में लिबरेशन के टाइम में 1961 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये उम्मीद की थी कि 350 मिलियन टन आयरन ओर रिसोर्सेज है और वो 20 साल रहेंगे। गोवा ने 61 से लेके आज तक 1000 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और अभी भी 1/4/2010 में 927 मिलियन टन आयरन ओर अभी भी है गोवा में, सीएसआई के मुताबिक। तो ये एस्टीमेट, अगर मान लीजिए आपने 100 मिलियन टन सोचा कि आपने जो ऑप्शन में रखा कि इस डिपॉजिट, इस एरिया में 100 मिलियन टन डिपॉजिट है, अगर वो डिपॉजिट 100 मिलियन टन हुआ फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो डिपॉजिट 50 मिलियन रह गया तो जो आदमी ने बिड किया है वो लॉस में रहेगी। बिल्कुल। तो यानी ट्रांसपेरेंट बनाने की एक कोशिश है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में अभी भी फ्लॉज हैं शर्मा जी के मुताबिक। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लक्ष्मण के पास वापस लौटते हैं। लक्ष्मण, स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार करीब 64,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार कंपनियों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा? देखिए, जिस तरीके से सरकार टेलीकॉम कमीशन की कमोबेश हूबहू सिफारिशों को मान लिया है, तो मान के चला जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनियों का रुझान स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर बेहतर रहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें बेहतर रहने की वजह है, वो वजह ये हो सकती है कि सरकार ने इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक 2G स्पेक्ट्रम के साथ साथ 3G स्पेक्ट्रम नीलामी का भी फैसला लिया है। कैबिनेट में साफ तौर से कहा गया है, कैबिनेट के फैसले में, कि 2100 मेगाहर्ट्ज की भी नीलामी साथ साथ की जाएगी जब ये बाकी 2G की नीलामी की जाएगी। ये इंडस्ट्री की बहुत लंबे समय से मांग आ रही थी, ये एक बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात, जो 2G में जो स्पेक्ट्रम में नीलामी की जा रही है वो 3 बैंड की नीलामी की जा रही है, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज। 800 मेगाहर्ट्ज में यहाँ पे सरकार ने जो तय की है कीमत, वो है 3,646 करोड़ रुपए पर मेगाहर्ट्ज। 900 मेगाहर्ट्ज में एक महत्वपूर्ण बात है, इंडस्ट्री को थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, वो ये कि टेलीकॉम कमीशन की सिफारिश थी कि 900 मेगाहर्ट्ज के लिए 3,693 करोड़ रुपए पर मेगाहर्ट्ज की कीमत रखी जाए, फ्लोर प्राइस रखी जाए। सरकार ने इसमें कम से कम 7.5% की बढ़ोतरी की है और ये तय किया है कि 3,980 करोड़ रुपए पर मेगाहर्ट्ज रखा जाए 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी के लिए। तो एक थोड़ी सी निराशा की बात है।
हालांकि 1800 मेगाहर्ट्ज में सरकार ने टेलीकॉम कमीशन की सिफारिश को हुबहू मान लिया है और 2191 करोड़ रुपए पर मेगाहर्ट्ज फ्लोर प्राइस रखने का फैसला लिया है। तो ये एक कह सकते हैं कि सरकार को जो उम्मीद है कि 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे पास आ जाएगा और खासतौर से चालू कारोबारी साल में करीब यहाँ पे सरकार के पास उम्मीद है कि 16,000 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो अगर दिलचस्पी लेती हैं कंपनियां बढ़ चढ़कर तो शायद सरकार की जो कोशिश है और उम्मीद है वो पूरी होती दिखेगी। जी लक्ष्मण, और इस पर यहाँ पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं माइक्रोमैक्स के चेयरमैन संजय कपूर। कपूर साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के नजरिए से आपको क्या लगता है कि जो प्राइसिंग की गई है, लक्ष्मण अभी जिसकी बात कर रहे थे, वो वाजिब है और कंपनियां बढ़ चढ़कर नीलामी में हिस्सा लेंगी? देखिए साहब, जो स्पेक्ट्रम ऑपरेटर्स के पास है और जिसमें मिलियंस ऑफ कस्टमर्स यूजर्स हैं और जहां मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू आते हैं, उस स्पेक्ट्रम को अगर दोबारा से ऑक्शन में रख दिया जाए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे बिड करना पड़े, तो जो उसकी रिजर्व प्राइस है वो तो सिर्फ एकेडमिक हो जाती है। तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ एकेडमिक प्राइस है। ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का सवाल है और इसमें जो इनकम्बेंट ऑपरेटर हैं वो कुछ भी करके अपना स्पेक्ट्रम प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप देखें जो 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है, वो पहली बात तो सबसे प्रॉफिटेबल स्पेक्ट्रम है, पैसा उसी स्पेक्ट्रम से बनता है। दूसरा, आप किसी भी सर्कल में जाके देखें जिसके पास 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, वो उस सर्कल में ऑपरेटर या नंबर 1 है या नंबर 2 है। अब आप बताएं कि इस सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस में कौन अपनी नंबर 1 और या नंबर 2 पोजीशन किसी और को दे देगा। तो कुछ भी हो, ये जो ऑक्शंस का डिजाइन है, ये पहली ऑक्शंस की तरह ही आई थिंक गवर्नमेंट एनरिचमेंट की तरफ है। तो ये गवर्नमेंट का जो टारगेट है ये बिल्कुल अचीव हो जाएगा, बिकॉज ऑपरेटर्स के पास कोई और अपॉर्चुनिटी है नहीं और चॉइस है नहीं कि वो ये गिव अप करके और अपना जो लीडरशिप है वो किसी और के हाथ में थमा दें। जी, लेकिन इसका कंज्यूमर इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमने पिछली वाली ऑक्शन में भी देखा कि जैसा आप कह रहे हैं कि कंपनियों के पास कोई विकल्प है नहीं, उन्हें ऑक्शन में बिड करना ही होगा और वो सीधे सीधे उसका खामियाजा कंज्यूमर को भुगवाते हैं, पास ऑन कर लेते हैं। आपको लगता है यही मॉडल इस बार भी दिख सकता है? देखिए, इस बार इंडस्ट्री ने 20 साल तक एक स्पेक्ट्रम और एक पॉलिसी के तहत अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं और अगर आप देखें तो पिछले 5-7 साल में बिकॉज ऑफ हाइपर कंपटीशन स्ट्रगल ही रहा है। तो किसी की बैलेंस शीट कम गियर नहीं हुई, किसी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं हुई, किसी के रेवेन्यूज बढ़े, लेकिन सब कंपनियों ने स्ट्रगल करा। तो ऐसे हालात में अगले 20 साल अगर आप सोचते हैं कि ये सारा जो इससे डेट इंक्रीज होगा, जो इससे बैलेंस शीट वीकन होंगी, वो सारा भार कंपनियां ही संभाल लेंगी, मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं। तो ये इसका पास ऑन कस्टमर्स की तरफ जरूर होगा और ये एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम के बारे में है। लेकिन अगर आप 2100 मेगाहर्ट्ज देखें जिसमें 3G सर्विसेज हैं, तो वो मेरे लिहाज से कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत ही बैड न्यूज है, बिकॉज हिंदुस्तान में 3G 2011 से रोल आउट होना शुरू हुआ था जी। आज हम 2015 में हैं और आज भी जो सबसे बड़ा ऑपरेटर है उसके पास पैन इंडिया फुटप्रिंट नहीं है। जो 3G सर्विसेज हैं वो दूसरे मुल्कों से बहुत वीक हैं जी। अगर आप स्पेक्ट्रम देखें तो वो इतना कम है कि उसमें वीडियो ग्रेड सर्विस हो ही नहीं सकती। इतने उपभोक्ता उस छोटे से स्पेक्ट्रम पे आज ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है उन्हें। तो आप मेरे को बताएं कि ये कंज्यूमर के लिए अगर ये और स्पेक्ट्रम नहीं आता है और 3G सर्विसेज की बढ़ोतरी नहीं होती है, तो हिंदुस्तानी कंज्यूमर्स को तो कभी ब्रॉडबैंड का एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। और अगर हम ये सोचते हैं हम 3G के बिना ही सिर्फ 4G में चले जाएंगे, तो ऐसा भी किसी और मुल्क में हुआ नहीं है अभी तक। तो आई थिंक 3G का स्ट्रेंथन होना इस कंट्री के लिए, हमारे डिजिटल नेशन स्ट्रेटजी के लिए, हमारी पेरिफेरी इंडस्ट्रीज के लिए और हमारी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस के लिए बहुत जरूरी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब हमसे बात करने के लिए। और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी 2100 मेगाहर्ट्ज यानी 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी को अच्छा कदम मानते हैं। उनके मुताबिक आगे चलकर टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।
डिफेंस 15 मेगाहर्ट्ज के आसपास स्पेक्ट्रम वेकेट करता है और स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन 1900 एंड 2100, तो आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों की जो स्टॉक्स हैं जो पीटे गए थे, आई थिंक वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। अगर ये स्टॉक्स डिक्लाइन होते हैं फॉर ऑल प्रोबेबल रीजंस, आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली देख सकते हैं। विद इन दैट स्पेसिफिकली आई थिंक आइडिया की अगर हम बात करें तो लीस्ट लेवरेज्ड है प्रॉब्ली अगेंस्ट अदर टेलीकॉम कंपनीज लाइक एनारकॉम और भारती। तो मुझे लगता है प्रॉब्ली ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जैसे आई थिंक ये ऑप्शंस होंगे तो आई थिंक जो एक ओवरहैंग होगा ये स्टॉक्स के ऊपर ये अच्छा खासा कम हो सकता है, और जैसे डेटा रेवेन्यूज बढ़ेंगे आगे जाके वक्त, आई थिंक दैट कैन बी अ ह्यूज प्लस है। और विलफुल डिफॉल्टरों पर सख्ती के लिए सेबी ने जारी कर दिया एक डिस्कशन पेपर। और शेयर बाजार पर किन वजहों से बना दबाव, देखिए इस ब्रेक के बाद। जानबूझकर कर्ज का डिफॉल्ट करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी अब जोर शोर से चल रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने विलफुल डिफॉल्टरों पर डिस्कशन पेपर जारी किया है जिसमें ऐसे प्रमोटरों पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी हेमंत खई। हेमंत, क्या कहा है सेबी ने अपने डिस्कशन पेपर में और कितने कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? जी हाँ, विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझ के जो कंपनियां, जो प्रमोटर्स कर्जे को वापस नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ शिकंजा और कसता जा रहा है। आपको याद होगा बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर्स का टैग देना शुरू किया था आरबीआई के कहने पर, और आरबीआई ने सेबी से भी ये कहा था कि इन विलफुल डिफॉल्टर्स को दरअसल शेयर बाजार से पैसा जुटाने पर इन पर रोक लगनी चाहिए। और उसके बाद यूके सिन्हा साहब ने कहा था कि वो ऐसा कर रहे हैं और एक डिस्कशन पेपर भी अब जारी हो गया है। आपको बता दूं कि इस नए गाइडलाइंस, जो प्रस्तावित गाइडलाइंस हैं, इसके तहत ये विलफुल डिफॉल्टर्स शेयर बाजार में नया इशू नहीं ला पाएंगे, यानी कोई भी पब्लिक इशू नहीं आ सकता इनका, या फिर इनकी इस कंपनी का या दूसरी कंपनी का भी वो इशू नहीं ला सकते। इसके अलावा वो किसी और लिस्टेड कंपनी को दरअसल खरीद भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो राइट्स इशू जरूर कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं QIBs को। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि दरअसल अगर उनकी कंपनी को एक्वायर करने की कोई कोशिश करता है और एक हॉस्टाइल टेक ओवर होता है तो वो हॉस्टाइल टेक ओवर का काउंटर बिड कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर यह बात तय है कि अब जल्द ही ये नई गाइडलाइंस आएंगी। और आपको याद होगा सरकार एक बिल भी लाना चाहती थी विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ संसद में, और नए नए कानून इनके ऊपर लाना चाहती है सरकार ताकि इनकी प्रॉपर्टीज को वो जब्त कर सकें। फिलहाल जिस तरह से बैंकिंग NPAs बढ़ते जा रहे हैं, सभी एजेंसीज अब सतर्क हो गई हैं और एक के बाद एक नए नियम आगे भी आते हुए आपको दिखेंगे। जी हेमंत, आप हमारे साथ बने रहिए और अब नजर डालते हैं बाजारों पर। बाजार में आज खरीदारी के बाद गिरावट हावी हो गई। सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने शुरुआती बढ़त भी गंवा दी है। सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 222 अंक टूटा तो निफ्टी में भी 1/4% की गिरावट रही। IT सेक्टर ने आज सबसे ज्यादा बाजार में दबाव भरने का काम किया। बाजार पर पूरा अपडेट अब दे रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत उतार चढ़ाव के बीच की। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार लगातार 7वें दिन तेजी दिखाने में कामयाब रहे। मजबूत शुरुआत हुई और उसके बाद भारतीय बाजारों ने कुछ और अहम लेवल 8450 के आसपास जाने की कोशिश निफ्टी पर की, लेकिन उसके बाद मिड सेशन थोड़ा सा कमजोरी भरा रहा, वोलेटाइल रहा और आखिरी आधे पौन घंटे में मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखी और थोड़ी बहुत यहां पर जो ऊपर के लेवल से दबाव बनता हुआ दिखा। फाइनली 8400 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग होती हुई दिखी और सेंसेक्स में भी थोड़ा नुकसान नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, आज फाइनली फ्लैट क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहे और यही वजह थी कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद जो काफी बेहतर थी फर्स्ट हाफ में, जब बढ़ने वाले शेयर काफी ज्यादा थे, बंद होते होते लगभग बराबरी का मामला। वॉल्यूम्स आज थोड़े से कम थे, हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि FIs अब फिर से बाजार में लौटती हुई नजर आएगी, लेकिन 1,82,000 करोड़ का कारोबार आज देखने को मिला। आज की कमजोरी को लीड करने का काम किया IT शेयरों ने। TCS, HCL टेक महिंद्रा, ये तीनों ही स्टॉक कमजोर थे। आज इस हफ्ते शुक्रवार से इन्फोसिस के नतीजों के साथ ही नतीजों का सीजन शुरू होगा, लेकिन उससे पहले यहां पर कमजोरी देखने को मिली और मेटल्स में आज मिला जुला रुझान दिखा, जहां जिंदाल स्टील और टिस्को काफी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पिछले 3 सेशन से वहीं हिंडाल्को सेसा में आज कमजोरी दिखी। टेलीकॉम शेयरों में भी भारतीय आइडिया जैसे दिग्गजों में आज प्रॉफिट बुकिंग होने का माहौल देखने को मिला, लेकिन ऑटो शेयरों में जबरदस्त तेजी दिखी। मारुति, टाटा मोटर्स जैसे शेयर काफी तेजी से चढ़े, लेकिन अशोक लेलैंड जिसने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दिसंबर के महीने के बिक्री के आंकड़े घोषित किए,
शानदार 48% की ग्रोथ और स्टॉक में 8% का बड़ा उछाल आया। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में भी ऑफ लेट एक तेजी देखने को मिली। ओएनजीसी, केन जैसे दिग्गज पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं खबरों के दम पर एक्शन दिखा एलएनटी में, जहां पर सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है, कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले। वाटेक वाबाक को भी 220 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मैक्स इंडिया में इनके लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर बूपा अपनी स्टेक 49% करने की योजना बना रहे हैं। स्टॉक में तेजी देखने को मिली। मंजूश्री टेक्नो ये एक डीलिस्टिंग का प्रपोजल लेकर आए हैं प्रोमोटर्स, उसके बाद स्टॉक में 4% की तेजी बनी। जिंदाल फोटो फिल्म पर अब फिर से बोर्ड बैठक होगी, जिसमें जिंदाल पोली के साथ मर्जर पर विचार किया जाएगा। स्टॉक पर 3% की तेजी बनी। और पिछले शुक्रवार को स्पाइस मोबिलिटी के बोर्ड ने यहां पर डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी है, उसके बाद स्टॉक 4% ऊपर बंद हुआ। आशियाना हाउसिंग केयर ने इस कंपनी की रेटिंग एक नॉच ऊपर बढ़ाकर A- की है, उसका फायदा मिला 5% के उछाल के तौर पर। दीपक फर्टिलाइजर ने अपनी मैंगलोर केमिकल में कुछ हिस्सेदारी कम की है, स्टॉक 2.5% ऊपर बंद हुआ। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने आईडीएफसी फंड को कुछ स्टॉक 260 रुपए के आसपास प्लेस किए, स्टॉक पे 3% के आसपास की तेजी बनती हुई दिखी। तो ये सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में थे, लेकिन आईआरबी इंफ्रा यहां पर तेज गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली, क्योंकि बाजार बंद होते होते खबर आई कि फिर से सीबीआई की तरफ से आईआरबी इंफ्रा पर एक रेड डाली गई, सर्च डाली गई और उसके बाद स्टॉक 9% नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी पर गिरने वाले शेयरों का अगर हम जिक्र करें तो डीएलएफ में आज कुछ नेगेटिव खबरों के चलते दबाव सुबह से बना रहा। वहीं डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे दिग्गज भी आज लाल निशान में बंद होते नजर आए। और हेमंत हमारे साथ बने हुए हैं, जहां सिर्फ भारतीय बाजारों पर ही दबाव नहीं है बल्कि अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में भी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या है वजह, हेमंत, क्या कारण है कि दुनिया भर के बाजारों में इतनी तेज गिरावट आ रही है? देखिए, शायद भारतीय बाजारों ने भी सेकंड हाफ में भांप लिया था कि यूरोप की बाजारों से कुछ चिंताएं उमड़ कर आ रही हैं। जैसा कि सबको पता है, ग्रीक में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें एंटी ऑस्टेरिटी पार्टी वहां पर जीत के आ सकती है, और अगर वो जीतती है तो ये भी चर्चा चल रही है कि शायद वो यूरो जोन से बाहर हो सकते हैं। और यही फिक्र दरअसल आज दोपहर में भी भारतीय बाजारों को और दूसरे बाजारों को सता रही थी, और देखिए वो फिक्र अब और गहराने लगी है। यूरोप के बाजार 2.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं, इसी डर से कि कहीं यूरो जोन टूट ना जाए या फिर ग्रीक से शुरुआत ना हो। और पहले भी कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं कि ग्रीक शायद यूरो जोन से एग्जिट ले सकता है, वहां से निकल सकता है। तो यूरो जोन जो अब तक एक साथ एक संगठित बना हुआ था, वो शायद टूट सकता है, ये डर वहां पर सता रहा है। साथ ही कच्चा तेल जिस तरह से तेजी से नीचे आ रहा है, अब आप देखिए क्रूड $50 के पास जाने की कोशिश कर रहा है, ये एक बड़ी चिंता है। जाहिर सी बात है, ऐसे देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए दिक्कत ये बढ़ सकती है, और ये भारत में और देशों में पैसा भी लगाते हैं। अति से ज्यादा गिरना क्रूड का भी अच्छा नहीं है, और ये सारे फैक्टर्स देखिए यूएस को भी परेशान कर रहे हैं, और इसीलिए आज यूएस के मार्केट्स भी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स ने भी संकेत दिए थे कि ऐसी कमजोर शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये देखिए अब कमजोरी गहराती हुई दिख रही है। 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है, और ये दूसरा कारोबारी दिन है नए साल का, अच्छा नहीं है जिस तरह से यूरोप की चिंताएं दुनिया भर के बाजारों पर गहराती हुई। शुक्रिया हेमंत। और बजट में आम टैक्स पेयर को हो सकती है निराशा, लेकिन मेक इन इंडिया पर रहेगा जोर। और क्या यात्रियों को खुश करने के लिए रेल बजट में खर्च किए जाएंगे पैसे? देखिए आवाज की दोनों एक्सक्लूसिव खबरें इस ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया है। इसकी जानकारी सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने ही आपको दी थी। विवेक देबरा स्पेशल इनवाइटी के तौर पर इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार के 7 मंत्रियों को भी नीति आयोग में शामिल किया गया है। करीब 60 साल पुराने योजना आयोग की जगह बनाए गए नीति आयोग की कमान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरविंद पानगड़िया को सौंपी गई है। अरविंद पानगड़िया एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इससे पहले अरविंद वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं में भी अनुभव हासिल कर चुके हैं। अरविंद पनगड़िया कई मौके पर योजना आयोग को भंग करने की वकालत कर चुके हैं। उनके मुताबिक अब योजना नहीं बल्कि नीति बनाने और उसे सफलतापूर्वक लागू करने की जरूरत है। अरविंद पनगड़िया के ये सोच भी शायद उन्हें नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाने में मददगार साबित हुई होगी। पानगड़िया के अलावा जाने माने अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय भी फुल टाइम मेंबर के तौर पर नीति आयोग में शामिल किए गए हैं।
विवेक विकास के भारत मॉडल के बहुत बड़े हिमायती रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्रेटरी रहे VK सारस्वत को भी आयोग का फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु को एक्स ऑफिशियो के तौर पर आयोग में जगह मिली है, जबकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थावर चंद गहलोत और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। नीति आयोग के सदस्यों के नाम का ऐलान साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार इस आयोग के जरिए देश के चौमुखी विकास पर ध्यान देना चाहती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अगले महीने पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स में किसी भी तरह की राहत की संभावना काफी कम है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक महंगाई दर में आई गिरावट और सरकारी खजाने पर बोझ को देखते हुए सरकार इनकम टैक्स स्लैब में फेरबदल के मूड में नहीं है। बजट को लेकर इनकम टैक्स के जिस ऐलान पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं, इस बार इस फ्रंट पर मायूसी हाथ लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस साल बजट में इनकम टैक्स में किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद काफी कम है। न तो इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह के फेरबदल की उम्मीद दिख रही है, न ही सेक्शन 80C का दायरा बढ़ने की। इसके पीछे 3 ठोस वजह हो सकती हैं। पहला, सरकार ने 8 महीने पहले ही पेश हुए अपने बजट में इनकम टैक्स में राहत देने का ऐलान किया। दूसरा, इनकम टैक्स में छूट की बढ़ोतरी कमोवेश महंगाई दर से जुड़ी रहती है, जो कि फिलहाल पिछले साल के बराबर ही है। तीसरा, सरकार पहले से ही दबाव झेल रहे सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। सूत्रों के मुताबिक सरकार सब्सिडी कम करने के लिए बजट में ठोस रणनीति अपना सकती है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन की अंतरिम सिफारिशों को बजट में शामिल किया जा सकता है ताकि सब्सिडी के दुरुपयोग को रोका जा सके। सब्सिडी में कटौती के अलावा बजट में मेक इन इंडिया की भी झलक देखने को मिल सकती है। मेक इन इंडिया के जिस एक्शन प्लान को प्रधानमंत्री के सामने पेश किया गया है, उसकी कई बातें बजट में शामिल हो सकती हैं, जिसका मुख्य मकसद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। कुल मिलाकर अपने पहले कंप्लीट बजट को सरकार पिछली सरकारों के आम बजट से अलग बनाना चाहती है। इसके लिए सलाह मशवरे का दौर मंगलवार से शुरू होने वाला है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। इस बार रेल बजट में भी सरकार का ध्यान लोकलुभावन वादों पर नहीं बल्कि रेलवे में निवेश बढ़ाने पर ज्यादा होगा। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री सुरेश प्रभु इसी हफ्ते से प्री बजट कंसल्टेशन बैठकें शुरू करने जा रहे हैं। दीपाली नंदा की रिपोर्ट देखिए। रेल को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सुरेश प्रभु का विजन क्या है, ये काफी हद तक आने वाले रेल बजट में साफ हो जाएगा। रेल से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की आने वाले रेल बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसका जायजा लेने के लिए रेल मंत्री इसी हफ्ते से मुलाकातों का दौर शुरू करने जा रहे हैं। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकों से मुलाकात की जाएगी। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों, पेंशन फंड जैसे वित्तीय संस्थानों से भी राय मांगी जाएगी। सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश करने वाले वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जाइका जैसे मल्टीलैटरल फंडिंग पार्टनर्स के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की जाएगी। रेलवे फ्रेट सिस्टम में किन बातों को तवज्जो दी जाए, इसके लिए रेल मंत्री कोल इंडिया और NTPC जैसे बड़े फ्रेट ग्राहकों से भी मुलाकात करेंगे। प्री बजट कंसल्टेशन से जुड़ी बैठकों का दौर अगले 15 से 20 दिन तक चलेगा। रेल बजट के दौरान सभी स्टेक होल्डर्स की राय ली जाए, इसके लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बैठकों को 2 चरणों में बांटा है। दूसरे चरण में रेल मंत्री सुरेश प्रभु सांसदों और मुख्यमंत्रियों के साथ न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि रेल बजट से जुड़ी उनकी मांगे कितनी वाजिब है, इसका जायजा भी लेंगे। दूसरे चरण में रेलवे की PSU जैसे IRCTC, इरकॉन और DFCC के चेयरमैन से भी सलाह मशविरा किया जाएगा। साथ ही इंडस्ट्री की रेल बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसके लिए FICCI, CII को भी डिमांड चार्टर देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा रेलवे में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ISRO, CCRS और दूसरे वैज्ञानिकों से भी राय मांगी जाएगी। साथ ही टूरिस्ट सर्किट को किस तरह से प्रमोट किया जाए, इसके लिए धार्मिक गुरुओं और प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जाएगी। रेलवे रिफॉर्म में नए आइडिया को लाने के लिए IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थानों को भी प्री बजट कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि रेल बजट के लिए आम आदमी से भी राय मांगी जा रही है। इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर एक फॉर्म डाला गया है, जिसे भरकर कोई भी रेल बजट पर अपने सुझाव दे सकता है। साफ है कि सुरेश प्रभु का पहला रेल बजट किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। यही वजह है कि रेल मंत्री इन्वेस्टर्स से लेकर कस्टमर्स और सप्लायर्स समेत सभी स्टेक होल्डर्स की राय लेकर बजट तैयार करना चाहते हैं।
दीपाली नंदा, दिल्ली। और इंश्योरेंस अध्यादेश के बाद सेक्टर में बढ़ रहा है विदेशी निवेश। और बैंकों का एनपीए घटाने के लिए क्या कर रही है सरकार, सुनिए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से बातचीत इस ब्रेक के बाद। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने के बाद मैक्स बूपा हेल्थ पहली इंश्योरेंस कंपनी होगी जो इस मौके का फायदा उठाएगी। बूपा ने मैक्स बूपा में अपनी हिस्सेदारी 26% से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव दिया है। इंश्योरेंस में अध्यादेश के बाद ये इस सेक्टर का पहला विदेशी निवेश होगा। अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ ग्रुप बूपा जल्द ही हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जरूरी मंजूरियों की अर्जी सौंपेगा। इस मौके पर बूपा के एमडी डेविड फ्लेचर ने कहा कि ये फैसला साफ करता है कि बूपा भारतीय हेल्थ इंश्योरेंस बाजार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही ये कदम मैक्स बूपा के डेवलपमेंट में भी मील का पत्थर साबित होगा। और इस वीकेंड सरकार का पूरा फोकस बैंकों के रिफॉर्म पर रहा। पुणे में हुए ज्ञान संगम में बैंकों की तमाम दिक्कतों पर चर्चा हुई और उनसे निपटने के रास्ते भी निकालने की कोशिश की गई। हमसे खास बातचीत में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि बैंकों के एनपीए की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है रुके हुए प्रोजेक्ट्स, दूसरी वजह है बड़े कर्ज धारकों का डिफॉल्ट और तीसरी वजह है इकोनॉमी की सुस्ती। लेकिन सरकार अब इन तीनों मुश्किलों को सुलझाने पर काम कर रही है ताकि बैंकों का एनपीए घटाया जा सके। 3 कारण हैं कि हमारे एनपीएस इतने बढ़े हुए हैं और इसलिए हम लोगों को अब क्या करना है, और ये आगे की अब बात हम कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ न कुछ समाधान इनका करना होगा। कुछ तो ये है कि जैसे इकोनॉमी में सुधार आता है तो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अनवायबल लग रहे थे वो ठीक हो सकते हैं। फिर जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे तो वैसे मैंने कहा हम लोग काम कर रहे हैं, उनको हम लोग अनब्लॉक कर देते हैं। और तीसरी बात ये है कि जहां जहां हम लोगों को लगा कि कुछ जाली काम हुआ है, कुछ गलत काम हुआ है, वहां विलफुल डिफॉल्टर्स बनाकर, प्रमोटर्स को हटाकर कोई और लोग आकर उन एसेट्स को लेकर उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एनपीए का जो लेवल जो है उसको हम लोग कम करेंगे। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के साथ ये पूरी खास बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे से सीएनबीसी आवाज पर। और बिजली बचाने के लिए सरकार एलईडी बल्ब पर जोर दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सस्ते एलईडी बल्ब बांटने की योजना शुरू की है। इस योजना की शुरुआत दिल्ली से की गई है। इसके तहत घरों और सड़कों पर से मौजूदा बल्ब को बदलकर एलईडी बल्ब के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में इस योजना में लोगों को शुरुआत में 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिए जाएंगे और 10 रुपए हर महीने 1 साल तक बिजली बिल से जोड़कर लिए जाएंगे। इस तरह से 350 से 600 रुपए तक मिलने वाला बल्ब लोगों को सिर्फ 130 रुपए में मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार का 2016 तक 100 शहरों में एलईडी बल्ब बांटने का लक्ष्य है। एक एलईडी बल्ब से दिल्ली में औसतन साल में 162 रुपए की बचत होगी। और आखिर आर्बिट्रेशन कोर्ट क्यों पहुंच गई है डोकोमो टाटा की लड़ाई? कार कंपनियों ने ग्राहकों पर डालना शुरू किया बड़े एक्साइज का बोझ। डिटेल देखिए इस ब्रेक के बाद। टाटा टेली और जापानी टेलीकॉम कंपनी डोकोमो के बीच विवाद और गहराया गया है। एनटीटी डोकोमो टाटा सन्स के खिलाफ लंदन कोर्ट पहुंच गई है। डोकोमो ने कोर्ट में टीटीएसएल में हिस्सा बिक्री के विकल्प पर आर्बिट्रेशन की अर्जी दी है। कंपनी की दलील है कि टाटा ने शेयर होल्डर अग्रीमेंट की शर्तों को पूरा नहीं किया है। एनटीटी डोकोमो ने अप्रैल 2014 में 26.5% हिस्सेदारी बेचकर इस ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलने का ऐलान किया था। शर्तों के मुताबिक टाटा को डोकोमो के हिस्से के लिए खरीदार तलाशना था, लेकिन कंपनी ऐसा करने में नाकाम रही। हालांकि टाटा ने डोकोमो के आरोपों से इनकार किया है। पूरे मामले पर टाटा सन्स का कहना है कि डोकोमो के प्रति कंपनी का जो भी दायित्व बनता है वो उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और अब तक जो भी कदम उठाए गए हैं वो सभी स्टेक होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखकर ही उठाए गए हैं। टाटा सन्स का कहना है कि उसने इस मामले में रिजर्व बैंक में अर्जी दे दी है और अब कंपनी को आरबीआई के जवाब का इंतजार है।
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल औसत AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में म्यूचुअल फंड के एसेट करीब 4.25% बढ़े हैं। इस दौरान इक्विटी फंड का AUM सबसे ज्यादा 15.5% बढ़कर 3.25 लाख करोड़ हो गया। निफ्टी में साल के दौरान आए 31% की तेजी का फायदा इक्विटी फंड को मिला। साल की आखिरी तिमाही में डेट फंड के AUM में भी तेजी देखने को मिली। लॉन्ग टर्म डेट का AUM 6.25% बढ़कर 700 अरब रुपए हो गया है। गोल्ड ETF में लगातार 5 तिमाही से गिरावट जारी है। गोल्ड फंड का AUM 0.7% गिरकर 72 अरब रुपए हो गया है। होंडा ने अपनी कारों के दाम 60,000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। नई कीमतों के मुताबिक होंडा की कॉम्पैक्ट सेडान अमेज की कीमत में 19 से 26,000 रुपए तक, एंट्री लेवल पर ब्रायो की कीमत 15 से 18,000 रुपए, जबकि होंडा की फ्लैगशिप कार सिटी की कीमत 33 से 48,000 रुपए और प्रीमियम SUV SCRV की कीमत में 60,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुई अपनी MPV मोबिलियो की नई कीमत पर अभी फैसला नहीं लिया है। होंडा का कहना है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी एक्साइज ड्यूटी की छूट खत्म होने और लागत में बढ़ोतरी की वजह से की गई है। होंडा के अलावा मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, जनरल मोटर्स ने भी कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। मारुति और हुंडई जैसी कंपनियां अगले 102 दिन में नई कीमतों का ऐलान कर सकती हैं। और आमिर खान की PK ने की रिकॉर्ड कमाई। ग्राहकों को गुमराह करने वाले किन विज्ञापनों पर लगी रोक, देखिए इस ब्रेक के बाद। दो हफ्ते गुजर जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की सूरत नजर नहीं आ रही है। राज्य के बीजेपी नेताओं ने आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेता चाहते हैं कि पार्टी राज्य में सरकार बनाने के लिए उतावली न नजर आए। साथ ही पार्टी का AFSPA और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर समझौता नहीं करना चाहिए। बीजेपी जल्दी ही PDP से औपचारिक बातचीत शुरू कर सकती है और 19 जनवरी के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव के मुताबिक सरकार बनाने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उधर PDP के नेता बीजेपी के साथ सरकार बनाने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन शर्तों के साथ। आमिर खान की PK ने हिंदी फिल्मों की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। PK 300 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन रही है। फिल्म के निर्माता राजकुमार हिरानी के मुताबिक 19 दिसंबर से अब तक PK का कलेक्शन 305 करोड़ रुपए रहा है और ये आमिर की धूम 3 से भी ज्यादा है, जिसने 284 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की थी। मेरा दोस्त एक बूंद तक नहीं पी थी उसने। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? सेल्फ डिफेंस। जैसे दीवार पे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की वॉचडॉग ASCI ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की 113 शिकायतों को सही पाया है। ASCI ने जिन विज्ञापनों पर रोक लगाई है उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, फिलिप्स, स्नैपडील, निसान मोटर्स और कोका कोला जैसी नामी गिरामी कंपनियों के विज्ञापन शामिल है। कीटाणुओं से 10 गुना बेहतर सुरक्षा। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को नवंबर में 144 शिकायतें मिली, जिनमें से 113 को ASCI ने जायज पाया है। इनमें कई बड़ी कंपनियों के बड़े कैंपेन्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लाइफ बॉय साबुन के विज्ञापन में ये दावा किया गया है कि ये दूसरे साबुनों के मुकाबले कीटाणुओं से 10 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देता है और स्किन का ख्याल भी 10 गुना ज्यादा रखता है। ASCI ने इस दावे को खरा नहीं पाया। उसके मुताबिक ये उसके कोड का उल्लंघन है। ऐसे ही गोदरेज के मस्कीटो रिपेलेंट गुड नाइट के विज्ञापन के खिलाफ शिकायत को भी ASCI ने सही ठहराया है। इसमें एक बच्चे को वेपोराइजर के साथ खड़ा दिखाया गया है, जबकि प्रोडक्ट के लीफलेट में ही ये चेतावनी दी गई है कि इसे बच्चों से दूर रखा जाए। खुश करो, खुश रहो। ऑनलाइन रिटेलर स्नैपडील.com के अक्टूबर 6 के एक विज्ञापन में स्नैपडील अपने कस्टमर्स को भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, पर जब असल में आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो ना आपको वो प्रोडक्ट ही नहीं मिलता और अगर वो मिलता भी है तो बाय बटन दबाते ही उसके दाम बढ़ जाते हैं। इसे भी ASCI ने गलत करार दिया है। ASCI ने जापानीज ऑटो मेजर निसान के एक विज्ञापन को भी मिसलीडिंग करार दिया है।
ASCI का मानना है कि Datsun Go के एड में 4,000 रुपए की इंश्योरेंस बेनिफिट के दावे को भी सही नहीं माना जा सकता। इसी तरह कोका कोला के रेडियो स्पॉट में कोका कोला कंटेन्स नो फ्रूट वाली लाइन भी बहुत तेज स्पीड में बोली गई है, जिसे समझा नहीं जा सकता। ये भी कोड का उल्लंघन है। ASCI ने फिलिप्स केरा शाइन स्टाइलिंग किट के विज्ञापन पर भी सवाल उठाए हैं। इसमें एक लड़की चलती कार की पिछली सीट पर खड़ी हो जाती है, जिसे एडवर्टाइजिंग वॉचडॉग गलत मानता है। ASCI के मुताबिक ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है और खतरनाक ड्राइविंग को प्रोत्साहन देता है। ASCI को मिली कुल शिकायतों में पर्सनल और हेल्थ केयर कैटेगरी की सबसे ज्यादा है, यानी 61 शिकायतें हैं, जो भ्रामक है। शिवानी घरत, मुंबई। और IIT मुंबई में पिछले दिनों IIT टेक फेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें आपका पसंदीदा चैनल CNBC आवाज ब्रॉडकास्ट पार्टनर था। आइए आपको दिखाते हैं इस साल के IIT टेक फेस्ट की कुछ खास झलकियां। IIT देश का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है। इससे पास आउट स्टूडेंट्स देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। पर यहाँ से पास आउट होने से भी पहले यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ऐसा शानदार आयोजन करते हैं जिसकी मिसालें देश दुनिया में दी जाती हैं। मैं हूँ इस वक्त IIT बॉम्बे में और यहाँ कवर करने आया हूँ एशिया का सबसे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल IIT टेक फेस्ट। हर साल की तरह इस बार भी IIT मुंबई में टेक फेस्ट की धूम थी। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से स्टूडेंट्स, एग्जिबिटर्स, पार्टिसिपेंट्स और टेक एंथुजियास्ट IIT कैंपस में अपना डेरा जमाए हुए थे। कहीं रोबोट वॉर्स हो रहे थे तो कहीं रिमोट कंट्रोल्ड कार्स के बीच जंग हो रही थी। पर IIT टेक फेस्ट में इस बार रोबोट्स छाए रहे। किसी इंसान की तरह दिखने वाले और बात करने वाले रोबोट्स, फुटबॉल खेलती रोबोट्स और पुशअप्स मारते रोबोट्स। IIT टेक फेस्ट की पूरी कवरेज देखिए इस हफ्ते टेक गुरु पर शुक्रवार शाम 5:30 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। और आवाज at 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।